सभी साथियों से यह निवेदन है कि इस फेसबुक लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें। सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि इस फेसबुक लिंक को अधिक से अधिक एमआरसी से संबंधित सभी फेसबुक ग्रुप अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए साथियों, मैं बात करता हूं आज के इस मामले की जो एमआरसी से संबंधित है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों के बीच। बड़ी मुश्किल से ही मैं लाइव आ पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज नेटवर्क प्रॉब्लम होती चली जा रही है, लेकिन बावजूद इसके मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले हम कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के समक्ष गए हुए लोगों की। साथियों, जैसा कि हमारे लोगों द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के सामने ये लोग उपस्थित हुए, तो वहां मुलाकात अवश्य हुई, इसमें कोई दोराहे नहीं है, चूंकि मेरी आयोग में बात हो गई है। लेकिन इन्हें ये बताया गया कि आप जो भी संबंधित 9 प्रश्न आयोग ने इन्हें भेजे हैं वह इन प्रश्नों के जवाब लिख करके आधिकारिक रूप से भेज दें। तो साथियों, इतना आसान नहीं है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संबंधित अधिकारी जवाब दे दें। ऐसा मैं चुनौती के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि ये उन प्रश्नों के जवाब आयोग के समक्ष रख देंगे तो वहां पर मैं भी बिल्कुल संबंधित अधिकारियों से, बेसिक शिक्षा विभाग से संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं मानता हूं और आप सब भी जानते हैं और बिल्कुल निश्चित ये बात है कि एमआरसी के नाम पर आरक्षण से बहुत बड़ा खेल इस विभाग ने हमारे साथ खेला है और ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही ये लोग कल पहुंचे, इन्होंने अपनी बात शुरू करी और एक पेपर लेकर के ये लोग वहां पहुंचे और इन्होंने अपना डाटा दिखाया। इन्होंने कहीं ना कहीं आयोग को गुमराह करने की कोशिश की कि 97 से ऊपर केवल 36,614 लोग जो जनरल के हैं वे पास हैं। लेकिन आयोग पहले ही इस बात को जानता है कि 97 से ऊपर ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, जनरल भी हैं, केवल 36,614 पास नहीं है और ये बात आप भली भांति जानते भी हैं। आयोग को बरगलाने की साथियों, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो पिछड़ों की शिकायतों के लिए, पिछड़े वर्ग के साथ इसलिए खोला गया। जी का मैं जो है धन्यवाद देता हूं। तो इस तरह जो है इस तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं आयोग को। दूसरी बात रही है कि जब ये लोग गए थे तो इन साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो 7 जुलाई 2020 की तारीख लगी थी, वहां हेयरिंग थी, तब इन लोगों को आना चाहिए था और अपने संबंधित अधिकारी उन्हें लेकर आना चाहिए। लेकिन एनपी उन्होंने अपना वहां पर स्पष्टीकरण दिया है, उससे आयोग वास्तव में और हम भी। लेकिन बात आगे आई गई तो वहां से ये खेल आरक्षण का जो शुरू हुआ है, जो आरक्षण में एमआरसी लगा करके और इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया, ये खेल शुरू किया है। 7 तारीख को 3 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था विभाग के लिए, लेकिन विभाग से कोई भी जवाब नहीं, तो रिमाइंडर भेजा, कोई जवाब नहीं दिया गया। 22 तारीख को चेतावनी पत्र भेजा गया, 338 की सख्तियां दर्शाई गई, कोई जवाब नहीं भेजा गया। उसके बावजूद 7 जुलाई 2020 को वहां पर भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे। इससे मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि संबंधित अधिकारी जवाब दे पाने
क्योंकि यहां वास्तव में खिलवाड़ हुआ है। अगर खिलवाड़ नहीं से खिलवाड़ नहीं किया गया होता तो बहुत ही जल्द, देखिए सत्य अगर है तो सत्य है अपनी सच्चाई दिखाने में, तो ये लोग अपना जवाब होते हैं। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि जो जवाब मांगा गया है वह जवाब संबंधित अधिकारियों से मांगा गया है, ना कि अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी जवाब देने से कुछ नहीं होता। अलावा इसके संबंधित अधिकारी जो भी पहुंचेंगे हियरिंग, एक निश्चित तिथि पर पहुंचेंगे, निश्चित तिथि के अंतर्गत पहुंचेंगे, और जो भी जवाब ये लोग देंगे वह जवाब सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यदि हम उस पर संतुष्ट होते हैं, चूंकि हम अपीलेंट हैं, ठीक है, हम भी अपना वहां पर पक्ष रखेंगे, डिफेंड करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग। मैं अपनी फुल तैयारी के साथ अपने साथियों के साथ वहां माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच चुका था, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं आए। उसी दिन हम जो है सारा पर्दा, साथियों पता चला है कि जैसे कि सामान्य वर्ग अनारक्षित जो सीटें थी 50% के हिसाब से 34,500 अधिकतम होती हैं, लेकिन 52,614 पर अंतिम अभ्यर्थी है। तो आप समझ लीजिए कि 52,614 पर सामान्य वर्ग का अगर अंतिम अभ्यर्थी है, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि 52,614 तक अनारक्षित सीटें भरी गई हैं। इसके 34,500, 18,000 थिंग आंकड़ा जो है आता, मीन्स 18,000 लगभग सीटों का जो है घोटाला किया गया है। अगर घोटाला नहीं है तो मैं एक बात ये कहता हूं, विभाग से ये बात कहना चाहता हूं कि आपने चयन है, उस चयन सूची में मात्र आप जो है कैटेगरी वाइज उल्लेख पीएच है तो उसका उल्लेख कर दें। जो प्रश्न लिखे गए हैं या माननीय राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा जो जवाब मांगे गए 67,800 में कि आपने सीटें भरी हैं, ऐसी सीटें भरी हैं, अलावा इसके इसकी संख्या भी आप बता दें, तो मैं और मेरी टीम हम खुद ब खुद संतुष्ट ऐसा। और मेरा ये भी निवेदन है कि जैसा कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 7 दिन का जो दिया गया है, उस 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपना वहां जवाब रखें। मैं भी वहां पर पहुंचूंगा, हमारे सामने जो है जवाब रखें, हम देखेंगे। यदि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो, विड्रा कुछ ऐसा नहीं, भर्ती को रोकना चाह रहे हैं। हम भी सफल कैंडिडेट हैं, और जो लोग हमें असफल बोलते हैं मैं उन्हें बता दूं कि मेरे अधिकतम नंबर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 120 हैं, और केंद्रीय विद्यालय की जॉब मैंने ज्वाइन नहीं की थी। 18 लाख लगभग जो है फॉर्म भरे गए थे। इस तरह से हमें जो फेल या नहीं बोल सकते हैं। ये कूट पिछड़ा वर्ग और एससी समाज की सीटें कम भरी। मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं, नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आरक्षण से कतई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं, कुछ भी करना पड़े। और मेरे साथ साथ भी यही निवेदन है कि किसी भी तरह से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अगर आज सहन कर लेंगे तो समय जल्दी ही आएगा, पीढ़ियां यहां पर गुजर आएंगी। अपने आप को तो आप खुश कर सकते हो अगर आपका यहां नाम है, के बाद आपको प्रमोशन
समस्या होगी, आपको अन्य नौकरियों में समस्या होगी, आपको पीसीएस में समस्या होगी, आपको आईएएस में समस्या होगी, आपके जो छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं उन्हें भी समस्या होगी, क्योंकि यही चलने अभी के अभी इसका विरोध करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े लोग बनाया गया है, लेकिन वहां पर विपक्ष भी पहुंच जाता है और वहां पर अपनी बात रखता है। उनकी हिम्मत की वास्तव में दाद देता हूं। ये वास्तव में हिम्मत वाली बात है कि हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछड़ों के लिए है, वहां पर ये लोग पहुंच करके अपनी बात रख रहे हैं। इसी तरह से आप भी जा सकते हैं। आप क्यों अपनी बात नहीं रख सकते हैं? आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए हमने प्रयास किया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जाने का भी आप प्रयास करिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी अवगत कराने का प्रयास कीजिए, माननीय गृह मंत्री जी को भी अवगत कराने का प्रयास कीजिए। आप लोगों में एक दहाड़ का होना बेहद आवश्यक है। अगर आपने ये दिखा दिया कि हम लोग यहीं पर डर चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पर लग सकते हैं, तो समझ लीजिए कि इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि जाने की आवश्यकता है, वहां पर आप जाइए। जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रयास कर ही रहे हैं। जो भी आपको हमसे समर्थन चाहिए, हम समर्थन करने के लिए पूरा तैयार हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर अगर आपके प्रति अन्याय हो रहा है तो आपका खून खोलना चाहिए। और बात करते हैं कुछ ऐसे जयचंदों की जो हैं तो हमारे पिछड़ा वर्ग से, लेकिन चयन होने के बाद शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस चयन सूची को बचा लिया जाए। मैं आप सभी जयचंदों से कहना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन तो होना ही है। मैं और हमारी टीम, जो भी लोग एमआरसी से संबंधित मामले पर लड़ रहे हैं, ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए और आपके लिए ही लड़ रहे हैं। इसमें आप अगर समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, विरोध तो ना करिए। विरोध करना जरूरी नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ये प्रत्येक अभ्यर्थी जानता है कि यहां आरक्षण से संबंधित गड़बड़ी हुई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी तरीके से हमें 21% अनुसूचित जाति की, 27% ओबीसी की सीटें चाहिए ही चाहिए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त आरक्षण है, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी सजग हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप उनकी सक्रियता को देख लीजिए कि वो कभी आयोग के चक्कर काट रहे हैं, जहां एक बार वो आयोग को कहते थे कि आयोग के पेपर रद्दी के भाव बिकते हैं, लेकिन फिर भी वहां जा रहे हैं। हाँ, इधर उधर जा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। कुछ काम सीक्रेट तरीके से भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग जानते हैं, वो भी सब जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि जहां भी आवश्यकता है, आप लोगों का जाना अति आवश्यक है। सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे या केवल टीम के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। हर एक राजनीतिक व्यक्ति तक, हर एक जो भी उच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां तक आपकी बात का पहुंचना बेहद आवश्यक है। अगर आप किसी भी तरह से अपनी बात पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय हमारे लिए बेहद खराब होगा। मैंने कहा था, कुछ मेरे ऐसे साथी जो कानपुर से संबंधित हैं, वह माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ पर लगभग जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर लोग लगे हुए हैं, उन लोगों से निपटना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है साथियों कि आप लोगों के मन में जो एक बात बस गई है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण विरोधी है या जो है आरक्षण को खत्म कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके संबंध में आपका एक दहाड़ आना आवश्यक है, आपकी एक दहाड़ का आना आवश्यक है, आपकी एक आवश्यक है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम प्रतिशत और जो है बाकी बचे संख्या में हैं, हम हो रहे अन्याय को किसी भी तरह से सहन नहीं।
ये आपको दिखाना। जहां आवश्यकता हो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाइए, जहां आवश्यकता हो आप वहां जो है जाइए। देखिए, चयन सूची में नाम आने के बावजूद वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जा रहे हैं। आप लोग नहीं जा सकते, नहीं जा करके बात रखिए। हालांकि मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि वहां से ये लोग कितने भी चले जाएं, वहां से ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आला अधिकारी इसका जवाब नहीं दे दें। और उन जवाबों को जब तक मैं नहीं देखते हैं तो तब तक हम किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। और मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो भी चयन सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है, उस चयन सूची में मात्र कैटेगरी और गुणांक का उल्लेख कर दें। हम स्वतः ही उसे सत्य जानकर पीछे हटने को बिल्कुल तैयार हैं। हमारा काम भर्ती फंसाना कतई नहीं है, ना ही हम भर्ती को फंसाना चाहते हैं, लेकिन हम न्याय चाहते हैं, हम अपने अधिकार चाहते हैं। हम किसी भी तरह से अपने न्याय के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होना नहीं देख सकते, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अगर अभी इस पर संबंधित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अभी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय के बाद किसी भी स्थिति में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकरी लगे या ना लगे वह बात है अलग की, लेकिन मैं अपने वर्ग के साथ किसी भी कीमत पर धोखा होते हुए नहीं देख सकता। चलिए बात करते हैं अब आपके प्रश्नों की। जो भी प्रश्न आप लोग देना चाहते हो वह आप प्रश्न दीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। लेकिन मेरा पुनः एक बार आपसे कहना यही है, जो कानपुर के साथी हूं वह माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ जाएं। जो दिल्ली के आसपास के साथी हूं वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। जो मेरे साथी आगरा आगरा अलीगढ़ से संबंधित हों वह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी जा सकते हैं। ठीक है, जहां भी पड़ेगा अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। अपना ये समय चल रहा है कलयुग, सतयुग नहीं। अधिकारों को छीनना पड़ता है, सतयुग नहीं है कि अधिकार ऐसे ही मिल जाएंगे। और अपने अधिकारों को छीनने के लिए एक व्यक्ति के लड़ने से कुछ, सामूहिक रूप से लड़ाई का लड़ा जाना बेहद आवश्यक है, जिसमें एक एक व्यक्ति को सैनिक की भांति लड़ना पड़ेगा। जहां भी आपको अपनी बात पहुंचानी हो अवश्य पहुंचाइए। कि माननीय न्यायालय में लड़ाई चल रही है, वहां लड़ाई चल रही है, यहां से सब कुछ हो जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो है मनोज जी देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। वो सारी चीजें ठीक हैं, हमारा पूरा भरसक प्रयास है, लेकिन आपको अपनी एकता का परिचय देते हुए अपना भीड़ तंत्र भी दिखाना, अपनी संख्या का दिखाना बेहद आवश्यक है। चलिए अब जो भी प्रश्न है आप प्रश्न कर सकते हैं। कोर्ट से स्टे कब तक? स्टे का जल्द ही प्रयास है, और बाकी प्रोसेस क्या है, सारे प्रोसेस जो है खुलेआम नहीं बताए जा सकते, आप समझिए, लेकिन बेहतर प्रयास चल रहा है। जय हो विजय हो, बिल्कुल जय होगी विजय होगी, लेकिन सभी लोगों का समर्थन और सहयोग तन मन धन से चाहिए। लोहा सिंह की डेट कब लगेगी? जल्द ही डेट लगवाने का प्रयास चल रहा है। कल लॉकडाउन लग रहा है, आज लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन के पश्चात हमारे साथी लोहा भाई वगैरह बात करेंगे, जल्दी डेट लगवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्रभात यादव जी, अपनी संख्या दिखा करके। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप काउंटर आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जाकर के लगाइए, पहुंचेंगे वहां पर और फिर देखते हैं, बहस होगी, बात होगी। अगर सब कुछ सही होगा कोई समस्या वाली बात नहीं है।
लोहा सिंह की डेट कब लगेगी? लोहा सिंह की डेट को लगवाने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया था। 2 हफ्ता जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं और उसके लिए मेहरस मैम के पास भास्कर जी वगैरह सभी जितनी भी टीम के सदस्य हैं लोहा नहीं लगवा रहे, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेहरश्मि मैम बाहर गई हुई थी, अब आ गई हैं तो प्रयास। आशीष जी की बात हुई है मैडम, तो प्रयास। नमस्कार धर्मेंद्र यादव जी। भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखिए संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। ये साथ मैं इस संघर्ष को व्यापक रूप देना चाहता हूं और ये आप निवेदन है कि जिस तरह से और जयचंद जा रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाइए, आप भी संतुष्ट करिए। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जा करके गुहार लगाइए, वहां भी आप गुहार लगा सकते हैं कि हम लोगों को ओबीसी प्लस एससी को 23.75% आरक्षण जो है दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहां जाइए, आप भी जो है जा सकते हैं। भाई देखिए, वो लोग चयन सूची में नाम ला करके जा रहे हैं और आप अचयनित होकर के आपका खून नहीं खोल रहा है, आप फिर भी नहीं जा रहे हैं। आपको भी जाना चाहिए। आग सीने में लगनी चाहिए, काम तभी बनेगा। सिर्फ शब्दों से काम चलेगा नहीं, फिजिकल रूप से जहां भी प्रेजेंट होने की आवश्यकता हो वहां उपस्थित होकर के अपनी बात को रखना बेहद आवश्यक है। चलिए ठीक है, हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-4 दिनों में या फिर जो भी लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन के पश्चात आप मेरी सभी बातों पर खरा उतर के अपने सीने के अंदर इस अन्याय के प्रति आग को जला करके न्याय के प्रति अपने अधिकारों की जगह जगह पर मांग करेंगे। और पिछड़ा वर्ग आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, जहां भी जाने की आवश्यकता हो वहां पर आप जाएंगे और अपनी अपनी बात रख सकते सक्षम तरीके से। मैं आपसे इसका आवश्यक है, इस पर